मैं सर झुकाकर खामोशी से खुले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस मुख्तसर से मुसल्लह दस्ते की आमद और गैर मामूली आवाजों की वजह से हमारे दरवाजे पर मुतजस्सिस चिंगारी जमा होने लगे थे। वो हैरान और परेशान आंखों से एक दूसरे की तरफ देखकर सरगोशियां कर रहे थे। हमारा महरूम और मजबूर जलूस बाहर निकला तो बढ़ती हुई वो भीड़ काय की तरह छटती चली गई और हमारे लिए खुद ब खुद रास्ता बन गया। कंदूर खान ने दोस्त बनकर हमें जिस तहकीर और जिल्लत से दो चार किया था, संदल खान ने दुश्मन होते हुए भी हमें उससे महफूज रखा था। सरदार पाइंदा गुल की जिंदगी में वो हमें एक मेहरबान साथी की तरह गपशप की खुशगवार फिजा में जिगर सराय से गालान तक लाया था और बाद में भी उसका रवैया मुफाहमाना रहा था। इस बार हमारा रुख किसी और ही समत में था। हवेली के वो रास्ते निस्बतन वीरान पड़े हुए थे। चंद मिनट की मुसाफत के बाद मेरे नतनों में आलू, प्याज और अनाज की मिली जुली बू आई। शायद वहीं कहीं ग़िज़ाई अशिया को जखीरा किया गया था। आखिरकार हम हवेली से निकलकर खुले आसमान के नीचे पहुंच गए। खुदरू घास से ढके हुए उस मैदान में हम एक साहिबान के नीचे रुक गए। मुसल्लह चिंगारियों ने जमीन पर जमा हुआ चट्टान का एक टुकड़ा हटाया और जमीन में बेहंगम सीढ़ियां नमूदार हो गई। जाओ, अब सरदार सिबगतुल्लाह के सामने पेशी तक ये जिंदा तुम्हारा मुकद्दर है। कंदूर खान दहाड़ा। उसके बाद से जाहिर हो रहा था कि वो हमें जमीन दोज कैद खाने में उतार कर खुद रुखसत होने का इरादा रखता है। इसलिए मैंने मुड़कर बहुत आजिज़ी से कहा, मगर हमारा कसूर तो बता दो। कंदूर खान ने मुझे मजीद बोलने की इजाजत नहीं दी और दांत पीस कर बोला, जाओ, अंदर उतरोगे तो तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ मालूम हो जाएगा। अनजान बनकर अपने स्याह करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। हम चारों बेजुबान भेड़ों की तरह एक कितार की सूरत में उन नाहमवार सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। आखिरी फर्द के उतरने के बाद इस तहखाने का दहाना बंद कर दिया गया। मुझे डर था कि दहाना बंद होते ही अंदर घोर अंधेरा फैल जाएगा, मगर आगे हल्की सी रोशनी फैली हुई थी जिसका मखरज हमारे सामने नहीं था। सीढ़ियों का इख्तिताम संदूक नुमा एक कमरे में हुआ। पहाड़ के सीने में तराशा हुआ वो कमरा 20 फुट लंबा और तकरीबन इतना ही चौड़ा था। उसकी छत में हवा और रोशनी के लिए एक खिड़की बनी हुई थी जो एक सुरंग की तरह मोटी छत से गुजरकर शायद साहिबान के नीचे ही खुलती थी। इस हवादान के ऊपरी हिस्से पर मजबूत चौबीर रुकावटें लगी हुई थी। एक तरफ कोई देव हैकल इंसानी वजूद बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इस कैद खाने के किसी गोशे में कोई फुनकारा हो। मैं सूरत से उस आवाज की तरफ घूमा तो दो इंसानी हेवले गठरियों की तरह सुकड़े सिमटे हुए एक कोने में लगे हुए बैठे थे। अरे ये तो संदल खान है। वीरा के खौफ और तहय्युर में डूबी हुई आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो जमीन पर साकत पड़े हुए इंसानी हेवलों के सराहने खड़ी हुई थी। मैं फौरन उसके करीब पहुंच गया। उसका लिबास तार तार था और पूरा बदन खून में डूबा हुआ था। तशद्दुद से उसकी एक आंख जाया हो चुकी थी, दूसरी बंद थी। वो किसी लाश की तरह साकत था। उसकी दोनों टांगें गैर फितरी अंदाज में एक दूसरे से काफी फासले में थी। वो वीरा को पसंद करता था। उसे ऐसी अबतर हालत में देखकर वीरा के दिल में हमदर्दी के जज्बात उमड़ आए और उसने नीचे बैठकर उसके बाएं पहलू पर हाथ रख दिया। उसके दिल की धड़कनें महसूस करके वो पुरजोश आवाज में बोली, यह जिंदा है मगर बेहोश हो गया। खुदा की पनाह, इन दरिंदों ने इसका कीमा बना कर रख दिया। संदल खान के बदन पर भी जख्मों के मुतअद्दिद निशान मौजूद थे और उसकी दोनों कलाइयों और पिंडलियों पर बहुत ज्यादा वर्म आया होता। उसकी जुबान खुलवाने के लिए उस पर तशद्दुद की इंतहा कर दी कि वो इस अकूबत को नहीं सह सका होगा और उसने एतराफात कर लिए होंगे और इसी वजह से हमको इसके पास पहुंचा दिया गया। उसकी हालत देखकर मेरा दिल खराब होने लगा। जिगा सराय से गालान तक वो हमारा दुश्मन भी रहा और फिर दोस्त भी बना, मगर उसने हमें कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। उसके दोनों रूप सराहे जाने के काबिल थे। तहम्मुल और रवादारी से मालामाल उस चिंगारी का वो अंजाम लर्जा खेज था। वो किसी भी तरह इस बर्बरियत का हकदार नहीं था। फिरा उसके सराहने बैठी हुई उसके दोनों रुखसार थपथपा रही थी और बार बार उसे पुकारे जा रही थी। कुछ देर बाद वीरा की कोशिश रंग ले आई। संदल खान के होंठों से बेमकसद बुड़बुड़ाहट बुलंद हुई। फिर उसकी गर्दन ने जुम्बिश की और आखिरकार उसकी इकलौती आंख नीमवा होगी। उसकी एक आंख यकायक टौनी लगने लगी। संदल खान चंद लम्हों तक वीरा की तरफ देखने के बाद वो रुक रुक कर फंसी हुई आवाज में बोलने लगा, मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे किए हुए अहद पर कायम नहीं रह सका। इन जालिमों ने मेरे साथ ऐसी दरिंदगी की है जो हम खूनी भेड़ियों से भी रवा नहीं रखते। काश मैं जुबान खोलने से पहले मर गया होता। उसकी अटकती हुई आवाज में गहरी नकाहत तारी थी। वो थक कर खामोश हो गया। उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। उसने अपनी आंख मूंद ली। गजाला अपनी उंगलियां मुंह में दबाए फटी फटी आंखों से संदल खान की तरफ देखी जा रही थी। उसके जिस्म पर तशन्नुज की सी कैफियत तारी थी। सुल्तान शाह भी बदतरीन सदमे की हालत में नजर आ रहा था। हम चारों उसके गिर्द मौजूद थे मगर बेबस थे। उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। मुझे उस पर बहुत मान था।
संदल खान इसी हालत में रुक रुक कर टूटे फूटे अल्फाज में होले होले बुड़बुड़ाने लगा, मगर खच्चरों वाले ने मेरा मान तोड़ दिया। उसने मेरी हर बात उकल दी। मैं सच कह रहा हूं कि मैं फिर भी ना हार मानता। उन्होंने मेरी दोनों कलाइयां तोड़ दी, एक पिंडली तोड़ डाली। मैं फिर भी खामोश रहा तो उन्होंने मेरी टांगें चीर कर मुझे चाबुक से उधेड़ना शुरू कर दिया। मेरी टांगें इतनी चीरी गईं कि मेरी खाल फट गई और खून के फवारे बह निकले। फिर मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देगी। मैं डैनी से अपना कौल हार गया। मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने उन्हें क्या क्या बता डाला। मैंने सब ही बताया होगा, जिसकी वजह से वो तुम्हें भी यहां ले आए। मैंने पहले ही कहा था कि बादरानी बहुत मक्कार है, ये किसी बहाने से तुम सबको मार डालेंगे। मैं मर रहा हूं, मेरे बदन से इतना खून बह चुका है कि मैं बच ही नहीं सकता। मगर मुझे दुख है कि मेरी वजह से वो 4 भी मारे जाएंगे जिन्होंने मेरी जुबान पर भरोसा किया था। मैं यहां से अकेला इसीलिए भागा था कि मेरी बदकिस्मती के साथ तुम्हें भी ना ले डूबे, मगर ये हो कर रहा। मैं किस कदर बदनसीब हूं कि अपने सीने पर बदअहदी का स्याह दाग लेकर बादरानियों की कैद में मर रहा हूं। वो फिर खामोश हो गया। वीरा की बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों में आंसू चिलमिला रहे थे। वो उस चिंगारी के लिए दुखी थी जिसे इब्तदा ही से अपना खिलौना बनाती चली आई थी। फिर शायद उसके गर्म गर्म आंसू संदल खान के चेहरे पर गिरने लगे। संदल खान की आंख पूरी खुल गई। मौत के भयानक ख्वाब में डूबी हुई उस आंख ने वीरा का रोता हुआ चेहरा हैरत से देखा और संदल खान के होंठ लरस उठे। आंसू? फरजाना? फिर उसकी गर्दन को एक सख्त झटका लगा और वो आंख वहीं फतरा की। संदल खान मर चुका था। शायद उसे इत्मीनान हो गया था कि उसकी लाश पर कोई रोने वाला भी मौजूद था। सुल्तान शाह ने झुककर उसकी पथराई हुई आंख बंद की तो वीरा जब्त न कर सकी और बिलक कर रो पड़ी। मैंने इतनी मुद्दत में उसे पहली बार रोते देखा था। वो संदल खान से ज्यादा भयानक लाशें देखकर भी कभी मुतासिर नहीं हुई थी, मगर इस वक्त रो रही थी। क्या मर गया? वीरा के रोने पर कैद खाने की तारीख कोशिश से टूटी फूटी उर्दू में एक सहमी हुई मर्दाना आवाज उभरी। हम सभी एक लम्हे के लिए संदल खान का कर भूल कर उधर मुतवज्जा हो गए। हमारे लिए बात हैरान कुन थी कि इस जिंदा में हमारे अलावा भी कोई और कैदी उर्दू से वाकिफ था। हाँ, मर गया। मैंने लहजा भर बाद उसके सवाल का जवाब देते हुए पूछा, मगर तुम कौन हो? ज़ैगम खान। औसदा आवाज में आने वाले उस जवाब ने मेरे आसाब को हिला कर रख दिया। वो कह रहा था, इधर आओ, शायद दहशत से ये औरत भी बेहोश हो गई है, मुझे मदद की जरूरत है। इन टूटे फूटे फिक्रों ने मेरे वजूद में हलचल मचा दी। शायद जन्नत गुल भी वहीं मौजूद थी। संदल खान जब अपने सांसों की टूटी हुई लड़ी को संभालने की जंग-गुसल जद्दोजहद में उलझा हुआ था और उसे मदद की जरूरत शदीद थी, इस वक्त हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके थे। बस उसकी हमदर्दी में उसके गिर्द जमा होकर अपने तजस्सुस की प्यास बुझाते और उसके मरने का तमाशा देखते रहे। इस वक्त उसकी बेजान लाश गोरो कफन के अलावा हर जरूरत से बेनियाज हो चुकी थी। हम मुर्दे की वो जरूरतें पूरी करने के काबिल नहीं थे। जबकि संदल खान का दम निकलते ही ज़ैगम खान ने अपनी मौजूदगी और फिर किसी औरत के बेहोशी का ऐलान कर गोया हमारे सरों पर लटते मारा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस कैद खाने में संदल खान के साथ ज़ैगम खान भी बंद होगा। तहखाने की पथरीली सीढ़ियां उतरते हुए मैंने ये जरूर सोचा था कि हमारा सामना संदल खान और कचनार के खचरों वाले से होगा। इसीलिए जब मैंने तहखाने के एक तारीख कोने में इंसानी हेवल देखे तो सरसरी तौर पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि इस वक्त हमारे लिए संदल खान सबसे अहम था। जो ही ज़ैगम खान की जुबान से औरत का लफ्ज निकला, मेरी नजरों में मुस्कुराती हुई जन्नत गुल मुजस्सम होगी। उसके साथ मेरे जहन में यह खौफ भी उभर आया कि तहखाने की नीम तारीख खलबत में हम सब का यूं यकजा होना संगीन खतरे से कम नहीं था। पीरा और गजाला को पहले ही से जन्नत गुल के बारे में तजस्सुस था। वो उससे मिल बैठती तो उससे सच उगलवाने की पूरी सलाहियत रखती थी। इस सच के इंकिशाफ के बाद मेरे लिए सर उठाने की भी गुंजाइश न रहती। अब्दुल रहीम खान के फ्लैट की रोमान परवर ख्वाबगाह में जन्नत गुल की दावत अंगेज पेश कदमियों को अपने गले का हार बनाते हुए मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन दुनिया इतनी मुख्तसर हो जाएगी कि वो काबली दोशीज़ा गजाला के रूबरू आ बैठेगी। संदल खान की लाश से उस तारीख गोशे की तरफ बढ़ते हुए मेरे दिल में शिद्दत से सारजू ने सर उभारा कि काश बेहोश होने वाली औरत जन्नत गुल न हो। शायद ये मेरे दिल की गहराइयों से निकली हुई उस आरजू का करिश्मा था कि जब मैं उस कोने में पहुंचा तो वहां मर्द के कंधे से लगी हुई एक भारी सी औरत साकत बैठी हुई थी, जो जन्नत गुल हो ही नहीं सकती थी। उस पर पहली नजर डालते ही मेरे दिल में इत्मीनान की लहर तोड़ गई। इस नीम तारीख बदबूदार और सिलन ज़दा कैद खाने में ज़ैगम खान और एक औरत की मौजूदगी के इंकशाफ ने इन तीनों को भी मेरे पीछे आने पर मजबूर कर दिया था और हम चारों ही एक साथ उस जोड़े तक पहुंचे थे। मर्द कदावर और जसीम था। बैठा हुआ होने के बावजूद उसकी पुरशको शख्सियत नुमाया हो रही थी। उसके पक्के बाल अंग्रेजी तर्ज में कटे हुए थे और चेहरा दाढ़ी मूंछों से बेनियाज था। पाइंदा गुल की कहानी दरमियान में हायल न होती तो उसे आसानी से जन्नत गुल का बाप समझा जा सकता था। उसके छाने से लगी हुई बेहोश औरत कदरे पस्ताकामत और फरबही माइल थी। उसके लंबे लंबे बाल उसके शानों और सीने पर बेतरतीबी से बिखरे हुए थे, लेकिन नाकाफी रोशनी की वजह से उन दोनों के खतोखाल फासे नहीं हो रहे थे।
ये औरत कौन है? अपने फितरी तजस्सुस से मजबूर होकर पहला सवाल गजाला ने किया था। मेरी बीवी, जैगम खान ने बेबसी से कहा। वो लोग इस बेचारे को हम दोनों के सामने रूई की तरह धुन रहे थे। ये उसकी मौत के सदमे से बेहोश हुई है। इसे सहारा देकर नीचे लिटाने में मेरी मदद करो। मेरी एक टांग खराब है जिसकी वजह से मुझे बोझ उठाने और हिलने जुलने में तकलीफ होती है। वो बिगड़े हुए तलफ्फुज़ के साथ टूटी फूटी उर्दू में अपना मुद्दा बयान कर रहा था। जुबान पर पूरी तरह कादिर न होने के बावजूद उसने जो तवील जवाब दिया उससे जाहिर हो रहा था कि बहुत चर्ब जुबान और बातूनी है। अगर ये तुम्हारी बीवी है तो फिर गूंगी भी होगी। इसके खामोश होते ही वीरा पूछ बैठी। वीरा की कयास आराई ने उसे हैरान कर दिया। तुम्हें कैसे मालूम कि ये गूंगी भी है? जुबान होती तो ये चीखे बगैर इतनी आसानी से बेहोश न होती। वीरा के जहन से संदल खान की मौत के सदमे के फौरी असरात जाहिल हो चले थे और नॉर्मल होती जा रही थी। उसने कहा, तुम अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाओ, हम तुम्हारी बीवी को भी वहीं ले आते हैं। फिर उसने बढ़कर उस औरत के दोनों शाने थामकर उसे दीवार से टिका दिया। रोशनी में सामने आने के बाद औरत के चेहरे के वाजे होते हुए नकूश माजी की किसी हसीन और जमील दोशीजा का सुराग दे रहे थे। अगर सरदार पाइंदा गुल अपने आलम शबाब में जैगम खान के एमा पर उसकी तरफ माइल हो गया था तो उसमें उसे बहुत ज्यादा कसूरवार नहीं कर दाना जा सकता था। हसीन औरत किसी पहाड़ी घाटी की तरह होती है या सारे मर्द आबिर रवा की तरह उसकी तरफ बह बह कर चले आते हैं। काठी सैराब हो तो वहां रुक कर पानी दूसरी ढलानों पर बह निकलता है। ऐसा नहीं होता कि नशीब में शर्फ कबूलियत न मिलने पर पानी दोबारा अपने मंबा की तरफ सफर शुरू करता है। इसका सफर नशीब ही की तरफ रहता है। यहाँ जा बजा जोड़ नदी नाले और खेत खलियान उसे कबूल करते रहते हैं। दोनों औरतें जैगम की बीवी को होश में लाने की तदबीरें करने लगी और मैं दोबारा संदल खान की लाश के पास पहुंच गया। जैगम खान अपने मुतासवाना चेहरे के साथ पहले से वहां मौजूद था। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने उसे पूछा। सुना है कि तुम ठीक हुआ करते थे। मैं हैरान हूं कि तुम लोग मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो जबकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। उसने अपनी आदत के मुताबिक बात लंबी छेड़ दी। मैं काबली ही हूं, कल या परसों अपने ही घर में सोया हुआ था। सब कुछ सोते में ही हो गया। रात को आंख खुली तो हम दोनों यहाँ बंद थे और इसे मार पड़ रही थी। अभी तक किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही ये जरूरत समझी कि पता नहीं हम कितनी देर या कितने दिनों तक मुसलसल बेहोश रहे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अपने हरीफों को बेहोश करके खामोशी से अपने ठिकानों पर ले आना चिंगारियों का महबूब मशगला था। मैंने सवाल किया, तुम्हें इल्म है कि तुम अब कहाँ मौजूद हो और किन लोगों के दरमियान हो? जगह का अंदाजा नहीं, लेकिन ये चिंगारी मालूम होते हैं। मुझे उसके कहे बगैर ही समझ लेना चाहिए था को पाइंदा गुल का दोस्त रह चुका था, इसलिए उसे चिंगारी जुबान से कुछ न कुछ वाकफियत जरूर होनी चाहिए थी। मैंने उसे कहा, इस तहखाने के बाहर कोई ना कोई मुहाफिज जरूर होगा। तुम हवादान के जीसे से चीख कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करके इस कैदी की मौत की खबर दे दो। तुम ठीक कह रहे हो, वो जल्दी से बोला। मुर्दे की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर वो फौरन यहाँ आएंगे। ये लोग तो हम परस्त हैं, फौरन मुर्दे का पेट चीर कर इसकी आलाइशें जाया कर देंगे। इन्हें यकीन है कि कोई मुर्दा पूरे दोपहर तक जूं का तू पड़ा रहे तो उसके पेट में बदरूहें घुस जाती हैं और पूरी बस्ती अताब में आ जाती है। तुम बहुत बोलते हो। मैंने उसे घूरते हुए कहा, जो कुछ मैंने कहा है उस पर अमल करो। ये फजूल बातें बाद में भी की जा सकती। पता नहीं हमें कब तक यहाँ रहना पड़े। वो फुदकता हुआ हवादान के नीचे पहुंच गया। उसकी दूसरी आवाज पर ही ऊपर से एक शिंगारी का चेहरा झांकने लगा। दोनों में मुख्तसर से मुज़ाकरात हुए और शिंगारी वहां से गायब हो गया। उसकी बीवी इस असना में होश में आ चुकी थी। उसे कुव्वत गोयाई से महरूम कर दिया गया था, मगर आंखों से खौफ और दहशत का नुमाया इजहार हो रहा था। उसकी खौफ से उबलती हुई आंखें संदल खान की लाश पर जमी हुई थी। डरो नहीं, गजाला ने उस मजलूम औरत को तसल्ली देते हुए कहा। हम कैद जरूर हैं, लेकिन फिलहाल हमें ज्यादा खतरा नहीं है। वैसे भी हमारी तादाद 6 हो गई है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? गूंगी ने इस बात में सर हिला दिया। इसी के साथ उसके शोहर की जुबान चल पड़ी। कहरजान उर्दू और पश्तो अच्छी तरह समझ लेती है, मगर मेरी तरह शंगारी नहीं बोल सकती। जुबान गायब होने की वजह से ये बोल भी नहीं सकती। हम में से किसी को कुछ कहने से पहले गौरजान ने अपना पूरा दहाना खोल दिया। हम सब ही इसकी अलमनाक कहानी से वाकिफ थे, इसलिए मैं भी उसके खुले हुए दहाने में झांकने की ख्वाहिश पर काबू नहीं रख सका। उसके दांतों के पीछे एक भयानक खला था। बस हल्की जड़ में एक लोथड़ा सा हिल रहा था। इस औरत को दिलासा देने के बाद उसके शौहर के हवाले कर दिया गया। इस असना में 3 मुसल्लह शिंगारी तहखाने में उतराए और खामोशी के साथ संदल खान की खून आलूद लाश को उठाकर ले जाने लगे। इस मौका पर भी जैगम खान अपनी जुबान की खारिज पर काबू नहीं रख सका। उसने उनको मुखातिब करके कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसे बुरी तरह धुतकार दिया गया। जवाब में कही जाने वाली बात हमारी समझ में नहीं आई थी, लेकिन जवाबी लबलहजे और जैगम खान के खाइफाना रद्द-ए-अमल ने पूरी सूरत हाल वाज़े कर दी थी। वो किसी खौफजदा चूहे की तरह दुबक कर बैठ गया था। वो तीनों लाश लेकर चले गए। दहाना बंद कर दिया गया, मगर संदल खान के जिस्म से बहने वाले खून के बड़े बड़े लोथड़े वहीं फर्श पर जमे रह गए थे। चंद घंटों बाद उन लोथड़ों से पैदा होने वाला तापुन नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता था। जैगम खान और गौहरचान की उर्दू फहमी की वजह से हम खुलकर बातें नहीं कर पा रहे थे।
इसलिए मैं अपने साथियों को उन दोनों से बाई तरीन गोशे में लेके और बैठते ही वीरा ने 2 सिगरेटें सुलगाकर एक मेरी तरफ बढ़ा दी। तुम फरार के मामले में संजीदा नहीं थे, फिर भी तुम्हारी और संदल खान की बाहिमी रजामंदी अजाब बनती नजर आ रही है। कंदूर खान हमें फाड़ खाने पर तुला हुआ था। वीरा ने उस मामले पर अपनी तशवीश जाहिर करते हुए कहा, तुमको हर एक से बिला वजह बातें करने और जोड़ तोड़ करने का शौक है। गजाला ने वीरा से ज्यादा सख्त अंदाज इख्तियार करते हुए अपनी जुबान खोली, जिस रास्ते नहीं चलना उसके कोस गिनने का क्या फायदा, लेकिन तुम अपनी धुन में लगे रहते हो। अच्छे खासे रह रहे थे, अब यहाँ न जाने क्या कुछ भुगतना पड़ेगा। ये तुम्हारी दुआओं का असर मालूम होता है। मैंने गजाला को चिढ़ाते हुए कहा, तुम मेहमान खाने में चिंगारियों की भीड़ से बचकर कहीं और रहना चाह रही थी। यहाँ एक खाबरी जोड़े के अलावा और कोई नहीं है। ये ना भूलो कि वो जल्दी हमारे साथ वही सलूक करेंगे जो संदल खान के साथ किया है। गजाला चिढ़कर बोली, इस मोहलत को मजाक में जाया करने के बजाय गुरु खुलासी की कोई तदबीर सोचो। हम पर तशद्दुद नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी सोची समझी राय जाहिर की। संदल खान से वो बहुत कुछ उगलवाना चाहते थे, हम उन्हें कुछ नहीं बता सकते। वो लोग हमारी इस ख्वाहिश से बाखबर हैं कि हम जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। सबसे अहम बात यह है कि हमसे बिगाड़ पैदा करके सिबगतुल्लाह जन्नत गुल वाले मंसूबे से दस्तबरदार होना पसंद नहीं करेगा। इस मामले से उसकी जाति और कबीले की आराम मुंसलिक है। मेरी उससे दू बदू बात हुई है। मैं उसके जज्बात की शिद्दत से पूरी तरह आगाह हूँ। मैं तुम लोगों से यह जिक्र करना भूल गया था कि उसने मुझे संदल खान की नीयत का खोज लगाने का जो काम सौंपा था, इस सिलसिले में मुझे कोई फर्जी साजिश करने या उसकी बुराइयां करने की इजाजत भी दे दी गई थी, ताकि संदल खान मुझे अपना हम नवाज समझ कर खुल सके। लेकिन तुम सिबगतुल्लाह से मिलने से पहले ही संदल खान को फरार के मंसूबे पर काम करने के लिए कह चुके थे। सुल्तान शाह ने मुझे याद दिलाया, वक्त के इस काम फर्क को तुम कहाँ ले जाओगे? कहीं भी नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा। उन्हें संदल खान की साजिश पकड़ने से दिलचस्पी थी, उन्हें वक्त वगैरह का होश ही नहीं रहा होगा। फिर यह भी ना भूलो कि संदल खान ने मेरी और सिबगतुल्लाह की मुलाकात के अगले दिन कचनार का सफर किया था। ये सब बातें हमारे हक में जाती हैं। संदल खान की मौत का मुझे बहुत दुख है। वो हमारे लिए फरिश्ता साबित हुआ था, मगर उसके मरने के बाद मैं हकायक को अपनी सहूलत के मुताबिक तोड़ मरोड़ सकता हूँ। वो मेरी किसी बात की तरदीद के लिए कब्र से उठ कर नहीं आएगा। अगर सिबगतुल्लाह ने तुम्हें छूट दे दी थी तो फिर अब हमें यहाँ क्यों डाला गया है? वीरा ने पूछा। वो तीनों मुश्तरिका महाज बनाकर मेरे पीछे पड़ गए थे और अपनी हर बात का माकूल जवाब सुनना चाहते थे। कंदूर खान मेरी और सिबगतुल्लाह की मुफाहमत से लाइल्म है। उसे जन्नत गुल वाले किस्से की तो हवा भी नहीं लगी है। मैंने अपने ज़हन में कड़ियों को यकजा करते हुए कहा, इसके बाद मैं भी सिबगतुल्लाह से मिलने में कामयाब नहीं हो सका। मेरा ख्याल है कि संदल खान के एतराफात सुनने के बाद कंदूर खान ने इश्तियाल के आलम में अपने तौर पर यहाँ ला डाला है हमें। सिबगतुल्लाह बहुत मसरूफ है, हो सकता है कि कंदूर खान ने यह बात उसे बताई ही ना हो। तुम फिर भूल रहे हो कि हमें हिरासत में लेते हुए कंदूर खान ने वाज़े तौर पर अपने सरदार का नाम लिया था। सुल्तान शाह के ज़हन में वाक़यात की हर तफसील पूरे तसलसल के साथ महफूज थी। सिपाही हर एक को कानून के नाम पर गिरफ्तार करते हैं। यह जरूरी नहीं होता कि चीफ जस्टिस अपनी जुबान या दस्तखतों से फरमान जारी करे तभी गिरफ्तारी हो सकती है। कंदूर खान इसका अहम नुमाइंदा है। वो जो कुछ करता है उसे सिबगतुल्लाह की पूरी पुष्पनाही हासिल होती है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बारे में गलत फहमी हुई है। तहखाने में दाखिल होने तक मैं भी बहुत प्रागंदा ज़हनी का शिकार था, लेकिन अब पूरी सूरत हाल का तजिया करने के बाद मैं मुतमईन हूं कि हमारा बाल भी बीखा नहीं होगा। कंदूर खान को हमारे सामने नदामत और शर्मिंदगी का मुंह देखना होगा। खुदा करे कि ऐसा ही हो। सुल्तान शाह बोला, अभी तक एक ही बात का इत्मीनान है कि उन्होंने हमें सिर्फ कैद में डाला है। तशद्दुद करना होता तो हमें मेहमान खाने से ही बुरे सलूक का निशाना बनाकर यहाँ लाते। मुझे हैरत इस बात की है कि काबली हंसों का जोड़ा भी यहीं मौजूद है। वीरा ने अपनी तरफ से बेफिक्र होते हुए आगे सोचना शुरू कर दिया। इनकी यहाँ मौजूदगी का क्या मतलब हो सकता है? उसने खुद ही बताया, पिछली रात इन दोनों को होश आया, वो यहीं थे और संदल खान पर 3rd डिग्री आजमाई जा रही थी। मैंने अपने तजिए की रोशनी में कहा, इन दोनों से अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की है। इससे सिर्फ यही जाहिर होता है कि फिलहाल इन्हें सिर्फ बुरे अंजाम से डराया जा रहा है। इन दोनों को गालान लाया गया तो संदल खान को खून में न लाया जा रहा था। वो एक तीर से 2 शिकार करने का सुनहरा मौका था। इससे ज्यादा ड्रामाई सूरत हाल और क्या हो सकती है कि अपने बिस्तर पर सोने के बाद आदमी होश में आए तो टार्चर सेल में मौजूद हो और इसकी निगाहों के सामने किसी को मरहलावार कत्ल करने की सुस्त कार्रवाई जारी हो। अब बादरानी इन दोनों से जो चाहेंगे वो कहलवा लेंगे। संदल खान का दहशतनाक अंजाम जैगम खान का हौसला पस्त कर चुका है। तुम में यही सबसे बड़ी खराबी है कि बाज औक़ात तुम बहुत तेजी से सोचने लगते हो। वीरा बुरा सा मुंह बनाकर बोली, तुमने इतनी जल्दी नताइज पर छलांग न लगाई होती तो हम इस मसले पर सर कपाकर आराम से अपना काफी वक्त बर्बाद कर सकते थे। दोनों बातें तय हो जाने के बाद हम अब इंतजार की कोफ्त में मुब्तला रहेंगे। इन दोनों से छेड़छाड़ जारी रखी जा सकती है। सुल्तान शाह ने जैगम खान और गौहर जान की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभी तक हम दूसरों से इनकी कहानी सुनते आए, हो सकता है कि इनके इतराफात ज्यादा दिलचस्प हो। एक बार बात चल निकली तो किसी न किसी तरह जन्नत गुल का जिक्र भी निकाल लिया जाएगा। ये तजवीज मुनासिब है।
वीरा और गजाला ने बैक आवाज कहा। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि औरत कहीं की और कैसी ही हो, इसे दूसरों की निजी जिंदगी में झांकने की शदीद ख्वाहिश रहती है। मशरिक और मगरिब, शहर और देहात, कराची और गालान, जहालत और आला तालीम से इस फितरी तजस्सुस में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो शायद औरत के खमीर ही में शामिल होता है और उसके जिस्म से रूह का रिश्ता मुनक़ता होने तक रंग दिखाता रहता है। ए, तुम दोनों उधर क्यों छुपे हुए हो? बात तय होते ही वीरा ने कदरी ऊंची आवाज में उन दोनों को पुकारा, इस रोशनी में आकर हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? हम सब आपस में बातें करके इस माहौल की दहशत को काफी कम कर सकते हैं। उठकर आगे आ जाओ। इन दोनों की तरफ से एक मरतबा फिर वही सांप की दबी दबी फुनकार से सुनाई थी, जो मैं जेर जमीन कैद खाने में दाखिल होते वक्त भी सुन चुका था। इस बार मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो आवाज ज़ैकम खान की गूंगी बीवी गौहर जान के होठों से बरामद हुई थी। जुबान न होने की वजह से उसके दहाने से वो आवाज शायद इस वक्त निकलती थी जब वो इसरारी तौर पर कोई मखसूस इल्फाज अदा करने की कोशिश करती थी। छत में बने हुए हवादान से आने वाली रोशनी का रुख गैर महसूस अंदाज में बदलता जा रहा था, मगर उसके कुर्बो चवार में भी इतनी रोशनी थी कि हम आसानी से एक दूसरे को देख सकते थे। हम संदल खान के खून से आलूदा हिस्से से बचकर एक ही जगह बैठ गए। इस वक्त दिन का वक्त था और हम सब ही अपने तफक्कुरात के बावजूद खासे हौसले दिखा रहे थे, लेकिन मैं इस बारे में फिक्रमंद था कि हमें रात भी इसी तहखाने में गुजारनी पड़ी तो घोर अंधेरे और सेलन में हम क्या करेंगे। मुझे दूसरा खौफ इन हशरातुल अर्ज़ की तरफ से दामनगीर था, जो अंधेरा फैलते ही अपनी खुराक की तलाश में जमीन दोस्त बिलों और सुराखों से उबल पड़ते। तुम लोग हम दोनों के बारे में बहुत सी बातें जानते हो, लेकिन तुमने अपने बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया। तुम यहाँ के लोगों के लिबासों में होने के बावजूद इनमें से नजर नहीं आ रहे। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किस जुर्म की सजा में इस अकूबत कदे में टाले गए हो? सुकून से बैठने के बाद लंगड़े ज़ैकम खान ने एक ही सांस में बैक वक्त कई सवालात कर डाले। ज़ैकम खान के घनौनी किरदार से बखूबी वाकिफ होने की वजह से मैं किसी भी तरह उसे कबूल ही नहीं कर पा रहा था। मेरे दिल में उसके लिए नफरत, बुग़्ज़ और तहकीर के कीना अंगेज जज्बात परविश पा रहे थे। एक ऐसा शख्स जो अपनी झूठी खुद परस्ती की खातिर अपनी जवान और हसीन बीवी को जबरदस्ती अपने एक दोस्त की गोद में धकेलते, वो किसी भी तरह इज्जत और मोहब्बत के काबिल नहीं हो सकता। मैंने अपने चेहरे पर नमूदार होने वाले तासरात को ज़ैकम खान से पोशीदा रखने के लिए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, मगर वीरा ने उसके साथ बात जारी रखी। हमें कराची से अगवा करके शिंगार वैली लाया गया। वीरा ने शायद तफसील में जाने का इरादा करते हुए बात शुरू की थी कि ज़ैकम खान ने हस्बे आदत उसकी बात वहीं से उचक ली। ओह, तो इस वक्त हम शिंगार वैली वालों के कहती हैं। उसकी आवाज़ तहय्युर ज़दा। क्या नाम है इस जगह का? अभी तक तो मैं ये सोच रहा था कि शिंगारियों ने हमें अफगानिस्तान ही के किसी इलाके में कैद किया हुआ है, तो क्या शिंगार वैली अफगानिस्तान में शामिल नहीं है? इस बार वीरा ने हैरत से पूछा। कागज पर लकीरें लगाने से कहीं भी सरहदें नहीं बनाई जा सकती। इसका जवाब बहुत फिक्र अंगेज था। जब इन लकीरों में रहने वाले ही खुद को इन सरहदों का पाबंद न समझते हो तो इनका होना या ना होना यकसा होता है, इसलिए ऐसा झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होता। शिंगारी अफगानिस्तान को मानते हैं, न इसके आइन और कानून को। ये अपने सरदारी निज़ाम से खुश चले आ रहे हैं। इस इलाके में सरदार की रज़ा ही कानून का दर्जा रखती है। तुमने ये नहीं बताया कि हम शिंगार वैली के किस इलाके में कैद किए गए। उसकी जुबान बमुश्किल रुकने पर आई थी। शायद जिसे गालान कहते हैं। वीरा ने सरसरी लहजा में कहा, हम कई दिन से यहाँ कैद हैं। ओह, फिर तो ये शिंगार वैली का दारुल खलाफा है। यहाँ तुम सरदार पाइंदा गुल से भी मिली होगी। अभी तक सरदार का जिक्र ही सुनते रहे हैं, इसे मिलने की नौबत नहीं आई। वीरा ने चालाकी से काम लेते हुए गोल मोल जवाब दिया। क्या तुम यहाँ के सरदार से वाकिफ हो? आखिरी सवाल करते हुए भी उसने खूनी इनकलाब के बाद बरसे इक़्तिदार आने वाले सिबगतुल्लाह का नाम नहीं लिया। जानता हूं, मैं उसे जानता हूं।